हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आरंभ क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम कहते हैं कार्यपालिका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप लोगों को पहले से पता होगा कि हमारी सरकार को 3 महत्वपूर्ण अंगों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले विधायिका, जिसको मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है। आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरे अंग होता है कार्यपालिका और तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। तो आज हम कार्यपालिका के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्यपालिका का अर्थ क्या है, मतलब कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग होता है जो विधायिका के द्वारा बनाए गए नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। आपको जैसे मैंने विधायिका के बारे में बताया था कि वो कानून बनाने का काम करते हैं। अब कार्यपालिका वह अंग होता है जब विधायिका कानून बना देती है तो उसको आम नागरिकों में लागू करना या किसी भी देश या राज्य में लागू करने का काम जो होता है वो कार्यपालिका का होता है। तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो नियमों और कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, उसे कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका में पुलिस को भी शामिल किया जाता है, सरकारी अध्यापकों को भी शामिल किया जा सकता है और उन सारे सरकारी कर्मचारियों को शामिल किया जा सकता है जो सरकार के लिए जनता को सेवा प्रदान करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अब कार्यपालिका के बारे में पता चल चुका है। तो चलिए आगे चलते हैं और इसके प्रकारों के बारे में जानते हैं। वैसे तो कार्यपालिका हर देश में अलग अलग होती है, लेकिन कार्यपालिका को मुख्य तौर पर 3 प्रकारों में बांटा जाता है। पहला, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति सरकार का प्रधान होता है, मुखिया होता है। सिद्धांत और व्यवहार में राष्ट्रपति का पद इसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के कई सारे देशों में पाई जाती है। इसका दूसरा प्रकार होता है संसदीय शासन प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है और राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। सारी की सारी शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड, भारत, जर्मनी, जापान और बहुत सारे देशों में पाई जाती है, जहां राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है और सारी शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के हाथ में होती हैं। इसका तीसरा प्रकार होता है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही शक्तिशाली होते हैं। दोनों एक दल के भी हो सकते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अलग अलग दल के होते हैं तो ऐसे में सदनों में विवाद पैदा हो सकता है। इस प्रणाली के अंतर्गत कोई भी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता, सबको उचित प्रकार से शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों मिलकर ही सरकार चलाते हैं, जिसमें दोनों की अहम भूमिका होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे प्रकार क्लियर हो गए होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ आगे बताना चाहता हूँ कि आज के इस दौर में नौकरशाह के बिना आप जानते देश को चलाना बहुत मुश्किल है। मंत्रियों के पास ज़्यादा समय नहीं होता और बहुत से मंत्री आप लोग जानते हैं अयोग्य होते हैं, इसलिए नौकरशाह की नियुक्ति की जाती है। भारत में लोक सेवा आयोग यूपीएससी लिखित परीक्षा के जरिए नौकरशाहों की भर्ती की जाती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि पदों को भरा जाता है। इस तरह से कार्यपालिका अगर देखी जाए तो कार्यपालिका को 2 तरीकों में बांटा जाता है, मतलब ये कार्यपालिका 2 तरीके की होती है। पहली जो कार्यपालिका होती है उसको हम राजनीतिक या अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। तो राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इसके अलावा जितने भी मंत्रिपरिषद हैं, इनको भी इसमें शामिल किया जाता है। अस्थायी कार्यपालिका स्थायी नहीं होती है, इनमें सदस्यों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि ये चुनाव के द्वारा चुन के आते हैं, इसलिए अस्थायी कार्यपालिका कही जाती है। और दूसरी है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका के सदस्यों को लिखित परीक्षा के आधार पर और व्यक्ति की योग्यता के आधार पर चुना जाता है और यह लोग सेवानिवृत्त होने तक की आयु, मतलब रिटायरमेंट होने तक अपने पद पर बने रहते हैं और लंबे समय तक कार्य करते रहते हैं। इस प्रकार स्थायी कार्यपालिका में सरकार के सभी प्रशासनिक कर्मचारियों को शामिल किया जाता है, जिनका काम रोज़मर्रा के लिए सभी नीतियों का निर्माण करना और उनके लिए उत्तरदायी होना होता है।
तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं सरकार के तीसरे महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका के बारे में। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें, अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।